हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग मजे में हैं। तो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, मोशन और दूसरा चैप्टर था लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। आज जो तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर हमारा है ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चों, तो अभी तक जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें पहला चैप्टर जो मोशन हमने पढ़ा था, उस मोशन में बच्चों हमने सिंपल सिंपल जो फिजिकल टर्म्स हैं मोशन से रिलेटेड उनके बारे में पढ़ा था, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और फिर इन सब को यूज करके हमने कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन बनाए थे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बनाए थे, राइट। उसके बाद लेकिन उस चैप्टर में, मोशन चैप्टर में, हमने कहीं भी फोर्स किस मोशन किस कारण से होता है, कॉज क्या है मोशन के पीछे, उसके बारे में हमने कोई चर्चा नहीं किया था। फिर अगला चैप्टर आया, चैप्टर नंबर 9, जिसमें हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कि अच्छा, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है तो वो मोशन के पीछे का जो कारण है वो कारण हमारा फोर्स होता है। हमने देखा था बच्चों कि फोर्स के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है तो उस फोर्स के काफी इफेक्ट्स होते हैं। एक इफेक्ट तो ये होता है कि फोर्स एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है उसको मोशन में ला सकता है। फोर्स एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसको रेस्ट पे ला सकता है। फोर्स एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। फोर्स एक ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, या फोर्स एक ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। क्लियर बच्चों, ये सब हमने फोर्स के इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि अगर किसी एक सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, यानी दो फोर्सेस जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं, अगर इस तरीके के फोर्सेस एक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में जो ये फोर्स है ये आपका बैलेंस्ड फोर्स कहलाए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और नेट फोर्स जीरो होता है। वहीं अगर फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाए, यानी नेट फोर्स जीरो ना हो, तब उस फोर्स को हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। और ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है ये ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने में सक्षम रहता है। यानी एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है उसको रेस्ट से मोशन, और जो मोशन में है उसको मोशन से रेस्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स लेकर आ सकता है, राइट बच्चों। इसके बाद हमने गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा था, न्यूटन के तीनों लॉज को पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ा। काफी कुछ हम लोग अभी तक फिजिक्स में सीख चुके हैं। अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो है ग्रेविटेशन। यहां पे हम लोग फोर्सेस के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे बच्चों देखिए, एक बहुत कॉमन कुछ एक्सपीरियंसेस हैं कि सपोज करिए से आपके हाथ में एक स्टोन है। उस स्टोन को अगर आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट, ये जैसे मार्कर है, मार्कर को मैं ऊपर की तरफ थ्रो करूं, तो किसी भी चीज को जब हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, सपोज करिए से ये एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ मूव करता है तो इस केस में इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती है, राइट। मतलब वेलोसिटी नीचे की तरफ नहीं है, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है इस केस में बच्चों, ये वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है, राइट। और जब यही ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंचता है तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट, जैसे आपने इसको थ्रो किया, कुछ स्पीड देकर, कुछ वेलोसिटी देकर आपने थ्रो किया, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है तब इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होते होते, डिक्रीज होते होते ये एक मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है, और उस मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाती है जीरो, राइट। यानी जब ये मैक्सिमम हाइट पर होता है, ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम हाइट है। इस मैक्सिमम हाइट पर इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो रहती है बच्चों जीरो, ठीक है। अब जीरो वेलोसिटी होने की वजह से ये एक पल के लिए यहां पर रुकता है, एक मोमेंट के लिए यहां पर रुकता है, और उसके बाद फिर ये ऑब्जेक्ट वापस से नीचे की तरफ फॉल करना शुरू करता है। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल करता है तो उस दौरान इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। इस केस में क्या हो रही है इसकी वेलोसिटी बच्चों, इस केस में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। अब आप समझिएगा कि अभी तक जो आपने फोर्स के बारे में पढ़ा है उसमें आप जानते हैं कि वेलोसिटी और फोर्स
इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट का मोशन जिस डायरेक्शन में है, अगर उस पर फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा तब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, राइट? और अगर एक ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगे तब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो आप समझ जाइए कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। यानी फोर्स, ये ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है बच्चों? ऊपर की तरफ, तो इस पर फोर्स किधर लगना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की तरफ फोर्स लगना चाहिए। तभी तो देखिए मूव ऊपर की तरफ कर रहा है और फोर्स इस पर नीचे की तरफ लग रहा है, राइट? तो वेलोसिटी यानी मोशन जिस डायरेक्शन में है, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तभी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी ना। यानी इस केस में क्या है, फोर्स जो है किधर एक्ट कर रहा है बच्चों? डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, राइट? अच्छा, यहां पर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी यहां पर इंक्रीज हो रही है। तो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी कब इंक्रीज होती है? जब ऑब्जेक्ट का मोशन जिस डायरेक्शन में है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगे। यानी ऑब्जेक्ट का मोशन देखिए नीचे की तरफ है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, मोशन भी नीचे की तरफ है और फोर्स भी इस पर नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। यानी इस केस में भी बच्चों फोर्स जो है ये इसके ऊपर डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। और अगर यहां पर हम बात करें तो इस केस में भी फोर्स जो है बच्चों वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। आप बोलेंगे कैसे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है? देखिए अगर डाउनवर्ड एक्ट नहीं करता तब इस ऑब्जेक्ट को यहीं पर रुक जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तभी ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू करता है और ये केस अराइज करता है। यानी इस पूरे सिनेरियो को देखिए बच्चों कि आप एक स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं या एक एप्पल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं या खुद ऊपर की तरफ जंप करते हैं, इस मार्कर को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, आपके हाथ में एक बुक है उसको ऊपर की तरफ उछालते हैं। किसी भी चीज को अगर हम ऊपर की तरफ उछालते हैं तो ऊपर जाते वक्त उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, यानी उस पर फोर्स नीचे की तरफ लगता है। फिर जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है वहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और उस पर फोर्स नीचे की तरफ लगता है। और फिर जब वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करना शुरू करता है तब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और उस पर फोर्स नीचे की तरफ लगता है। यानी हर सिचुएशन में आप देखिए एक ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करिए, फिर वो चाहे ऊपर की तरफ मूव करे या नीचे की तरफ मूव करे, उस पर फोर्स हमेशा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, राइट? तो अगर फोर्स हमेशा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो मन में एक सवाल उठता है कि इसका मतलब कोई ना कोई तो ऐसा है जो इस ऑब्जेक्ट पर हर वक्त नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, राइट? कोई ना कोई तो ऐसा है जो इस ऑब्जेक्ट पर हर वक्त नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, राइट? सही कह रहा हूं मैं? ठीक है, तो इस चीज को ना पहली बार न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था। एक कहावत है बच्चों कि एक बार न्यूटन जो है वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और बैठकर कुछ सोच रहे थे और उसी वक्त एक एप्पल जो है वो पेड़ से अलग होकर और न्यूटन के पास आकर गिरता है, न्यूटन के सामने गिरता है। तो न्यूटन इस सोच में पड़ गए कि आखिरकार ये एप्पल जब पेड़ से टूटता है तो टूटने के बाद ये नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं मूव किया, या पेड़ से जब पत्ते गिरते हैं तब वो नीचे की तरफ ही क्यों मूव करते हैं, ऊपर क्यों नहीं मूव करते हैं। हम एक स्टोन को अगर ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं वो वापस पलट कर नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है, वो हमेशा अर्थ को छोड़कर क्यों नहीं चला जाता है। या कोई भी ऑब्जेक्ट आप उठाकर देखिए उसको हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो वापस पलटकर अर्थ की तरफ क्यों फॉल करता है। ये न्यूटन सोचने लगे। न्यूटन ने देखा कि यार स्टोन हो या एप्पल हो या ये मार्कर हो या इंसान खुद जंप करे या क्रिकेट बॉल को आप ऊपर की तरफ थ्रो करिए, हर केस में वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ खींचा चला आता है। इसका मतलब कि अर्थ इन सारी चीजों पर अपनी तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। अर्थ ही वो ऑब्जेक्ट है जो कि इस बॉल को हर वक्त नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। अर्थ ही वो ऑब्जेक्ट है जो स्टोन पर हर वक्त नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। अर्थ ही वो ऑब्जेक्ट है जो बॉल पर हर वक्त नीचे की तरफ फोर्स लगाता है।
आप पर हर वक्त नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, इस मार्कर के ऊपर हर वक्त नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, राइट। तो यहां से न्यूटन समझ गए कि यानी कि अर्थ के पास एक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? अर्थ के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो हर चीज के ऊपर फोर्स लगाकर और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, राइट। हर चीज जो अर्थ के पास प्रेजेंट है, न्यूटन सोच सकते थे कि हर चीज जो अर्थ के पास प्रेजेंट है। बाद में ना बच्चों उन्होंने मून के मोशन को भी ऑब्जर्व किया। समझिएगा इस बात को, उन्होंने मून के मोशन को ऑब्जर्व किया। जैसे देखिए, सपोज करिए कि ये अर्थ है, सपोज करिए ये हमारा अर्थ है और ये मून है। अब न्यूटन ने इस मून के मोशन को ऑब्जर्व किया। न्यूटन ने देखा कि ये मून जो है ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में, जो मून है कैसे बच्चों, ये सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ की तरफ रिवॉल्व करता है, ठीक है। आप समझिएगा, ये हम सब जानते हैं कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ की परिक्रमा कर रहा है। तो न्यूटन ने जब ऑब्जर्व किया, न्यूटन ने देखा कि ये मून जो है वो अर्थ की तरफ एक, अर्थ के अबाउट एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अब सर्कुलर ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहा है बच्चों, इसका मतलब कि वो चीज सर्कुलर मोशन में है। तो न्यूटन समझे कि अच्छा, इसका मतलब कि मून जो है वो सर्कुलर मोशन में होता है। तो जरा सर्कुलर मोशन जो हमने पढ़ा था चैप्टर 8, मोशन चैप्टर का आखिरी टॉपिक, सर्कुलर मोशन, हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि हर एक पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी टेंजेंट के अलाउंग होती है, राइट। लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ होता है। इसी एक्सेलरेशन को तो हमने एक्सेलरेशन और नीचे सी लिखा था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा था, राइट बच्चों। तो सर्कुलर मोशन में जब मून मूव करता है तो हर वक्त मून का जो मोशन है, मून की जो वेलोसिटी है वो इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के अलोंग होती है, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ यानी अर्थ की तरफ है। और याद करिए न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हमने पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमने देखा था कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, फोर्स हमारा उसी डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो अगर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है यानी इसी सेंटर की तरफ एक फोर्स भी होना चाहिए। जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है बच्चों, उसे हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा था। तो जो फोर्स सेंटर की तरफ होगा उसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ है, यहां पर कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ है? अर्थ का फोर्स सेंटर की तरफ है, राइट। जैसे मून जब यहां पर है तो मून की टेंडेंसी यही है कि ये इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलकर और आगे निकल जाए, कभी अर्थ से दोबारा मुलाकात ना करे। लेकिन अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। तो इस वजह से मून जो है थोड़ा सा अर्थ की तरफ झुक जाता है, थोड़ा सा अर्थ की तरफ झुक जाता है। और झुकने के बाद फिर वह थोड़ी दूर ट्रैवल करने के बाद देखिए मून यहां पहुंच गई, राइट। अब यहां पहुंचने के बाद अब यहां पर मून का मोशन किस डायरेक्शन में है? यहां पर मून की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में बच्चों, ठीक है। लेकिन फिर से अर्थ क्या कर रहा है? इसे अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है। तो इस पर जो फोर्स है अब इस डायरेक्शन में लगता है। समझ रहे हैं इस बात को? तो फिर से फोर्स, जब अगर फोर्स नहीं लगता तब ये मून जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता, कभी अर्थ से मुलाकात नहीं करता। लेकिन फिर से झुक जाएगा, झुकने की वजह से यहां पहुंच गया, राइट। यहां पहुंचने पर इस मून का जो मोशन है ये कुछ इस डायरेक्शन में है। लेकिन अर्थ इस पर अपनी तरफ फोर्स लगाते हैं, सेंटर की तरफ फोर्स लगाते हैं। हर वक्त जो मून है कहीं भी प्रेजेंट है, कहीं भी प्रेजेंट है, तो मून का मोशन जो है वो टेंजेंट के अलोंग है मून की वेलोसिटी। लेकिन अर्थ उसे चूंकि अपनी तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है, सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इस सेंटर की तरफ फोर्स लगने की वजह से जो मून है वो थोड़ा थोड़ा अर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पूरा शिफ्ट नहीं, आप बोले सर पूरा क्यों नहीं गिर जा रहा है? पूरा, अगर मून यहां पर रेस्ट पर होता तो पूरा गिर जाता, लेकिन मून भी तो आगे की तरफ कुछ मूव कर रहा है ना, वेलोसिटी है ना कुछ इसकी, इस वजह से थोड़ा थोड़ा बेंड हो रहा है। और थोड़ा थोड़ा बेंड होते 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 जो मून है वो एक सर्कुलर पाथ कवर करता है। तो जाहिर सी बात है जब ये अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यानी अर्थ इस मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो न्यूटन समझ गए कि अच्छा वो फोर्स
जिससे अर्थ एक एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो फोर्स जिससे अर्थ एक स्टोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी फोर्स के साथ अर्थ मून को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, राइट? यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सिर्फ अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वही नहीं, दूर दूर तक जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है वो अपनी तरफ एक फोर्स लगाकर खींच रहा है। क्लियर है? तो इस फोर्स को न्यूटन ने एक कॉमन नाम दिया। न्यूटन ने कहा कि इस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स हम कह रहे हैं ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका नाम क्या है यहां पर? इसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बच्चों हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स और इससे रिलेटेड जो बाकी चीजें हैं, उन चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। आज हम लोग छोटी छोटी चीजें जो हैं, क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे का जो लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है, इस चीज को हम लोग समझने की बच्चों कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो चलिए इसको आप लोग थोड़ा सा अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और बाद में लेक्चर खत्म होने के बाद इन चीजों पर अपना थोड़ा थोड़ा अपने वर्ड्स में कुछ लिख लीजिएगा। ठीक है? अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग। तो बच्चों हमने अभी तक जो देखा है वो देखा कि जैसे ये अर्थ है, और अर्थ के अराउंड जो मून है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, राइट? हर एक पॉइंट पर जो मून का मोशन है, मून की जो वेलोसिटी है, वो इस डायरेक्शन में है, और जो अर्थ है वो उसे अपनी तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाकर खींचता है, राइट? अच्छा बच्चों, फिर न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, न्यूटन ने कहा अच्छा ठीक है, इसका मतलब कि अर्थ के पास एक प्रॉपर्टी, किसके पास प्रॉपर्टी है? अर्थ के पास प्रॉपर्टी। बाकी चीजों के पास अभी न्यूटन जिक्र नहीं कर रहे हैं। न्यूटन कह रहे हैं कि अर्थ के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो हर चीज को अपनी तरफ ना अट्रैक्ट करता है, एक फोर्स लगाकर, जिस फोर्स को उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स कहा, जिसे उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स कहा। फिर न्यूटन ने सोचा बच्चों कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं और बाकी सारे हेवनली बॉडीज जो हैं, वो सब तो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। जैसे मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसी तरीके से बाकी सारी चीजें जो है वो अर्थ इंक्लूडेड, सारे प्लैनेट्स, सारी हेवनली बॉडीज जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, यानी कि सन उन सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। फिर बाद में न्यूटन को पता चला कि सिर्फ अर्थ के पास ही उसका मून नहीं है, जो बाकी प्लैनेट्स है ना, उन प्लैनेट्स के पास भी अपना अपना मून होता है। तो यहां से न्यूटन समझे कि अच्छा, इसका मतलब कि सिर्फ अर्थ के पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं प्रेजेंट है, सन के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है, सारे प्लैनेट्स का अपना अपना मून है, यानी हर प्लैनेट के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है। तो यहां से और स्टडी करते करते न्यूटन को यह बात समझ में आई कि सिर्फ अर्थ या सन या प्लैनेट, इनके पास सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, बल्कि हर ऑब्जेक्ट के पास, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास कुछ मास है, उन सबके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। जैसे आपके पास कुछ मास है, आपका कुछ मास है ना, मेरा कुछ मास है, तो मैं भी हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूं। आपका मास है, आप भी हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इस मार्कर के पास मास है, ये भी हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आपके पास जो मोबाइल फोन है या लैपटॉप है या बुक है या पेन है या चेयर है, टेबल है, बेड है, कार है, ठीक है, आपका घर है, हर चीज के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो बाकी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो न्यूटन ने कहा कि अच्छा, सिर्फ अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, बल्कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, उन सारी चीजों के पास अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है।
क्लियर है? तो यहां से न्यूटन ने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक यूनिवर्सल फोर्स है, और इस यूनिवर्सल फोर्स पे बेस्ड उन्होंने एक लॉ दिया है जिसे हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। और ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है बच्चों, अगले लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, इसके मैथमेटिक्स को भी पढ़ेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है? तो अब जरा वापस लौटते हैं, तो आप समझिए कि हर चीज के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। हमारा अर्थ जो है वो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जो सन है वो अपने सोलर सिस्टम में हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। प्लैनेट्स का अपना अपना मून है, वो हर चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। उसी तरीके से हम सब, हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में हर दूसरे चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है। अच्छा, हमारे पास मन में सवाल उठ सकते हैं कि यार अगर ये अर्थ इस मून को अपनी तरफ नहीं खींचता तब क्या होता? तब समझिएगा, इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, कि आप एक पत्थर लें, छोटा सा पत्थर लें, और उस छोटे से पत्थर को एक थ्रेड से बांध दें। एक थ्रेड लिया, थ्रेड के एक छोर पर आपने उस पत्थर को बांध दिया, और दूसरे एंड को, थ्रेड के दूसरे एंड को अपने हाथ में पकड़िए, और पकड़कर और उसको इस तरीके से घुमाइए। जब आप घुमाएंगे बच्चों, तो आप देखेंगे कि वो पत्थर जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। क्यों सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है? क्योंकि आप अपने हाथ से पकड़कर उस थ्रेड को ना सेंटर की तरफ खींच रहे हैं, है ना? देखिए सेंटर की तरफ खींच रहे, हर वक्त सेंटर की तरफ खींचते चले जा रहे हैं, राइट? तो सेंटर की तरफ जब आप उसको खींचते हैं तो आप फोर्स लगा रहे हैं थ्रेड के ऊपर। थ्रेड किससे बंधा हुआ है? थ्रेड से बंधा हुआ है स्टोन, यानी स्टोन पर सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। सेंटर की तरफ फोर्स लगने की वजह से वो स्टोन ऐसा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो उसी तरीके से सेंटर की तरफ फोर्स लगने की वजह से ये मून भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अगर आप स्टोन को ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते और किसी भी पॉइंट पर अगर उसको रिलीज कर देते अपने हाथ से, छोड़ देते हैं, फिर वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा। जहां पर आपने उस स्टोन को छोड़ा है, अगर इस पॉइंट पर आप छोड़ते हैं तो इसी पॉइंट पर टैंजेंट के अलोंग ये स्टोन मूव करके और अर्थ पे फॉल कर जाता है। होता है सब बच्चों? तो उसी तरीके से अगर किसी पल अगर अर्थ मून के ऊपर फोर्स लगाना बंद कर दे, तो ये मून उस जिस पॉइंट पर रहेगा, उस पॉइंट पर जो टैंजेंट है, उस टैंजेंट के अलोंग एक यूनिफॉर्म मोशन में मूव करते करते और आगे निकल जाएगा, और फिर उसकी कभी भी दोबारा अर्थ से मुलाकात नहीं होगी। हालांकि अर्थ कभी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना नहीं बंद करेगा, इसलिए मून जो है वो कभी भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना बंद नहीं करेगा। क्लियर है बच्चों? ये बात आपको यहां तक समझ में आ रही है? इस ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, राइट? अच्छा, एक सवाल आपके मन में और आ रहा होगा कि यार जो अर्थ है, सर कह रहे हैं कि एप्पल टूटता है, अर्थ की तरफ गिरता है, क्योंकि अर्थ एप्पल के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है सेंटर की तरफ। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना बच्चों, ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है ना, ठीक है? फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सेंटर की तरफ है, इसलिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। अच्छा, उसी तरीके से आपके मन में सवाल आ रहा हो कि भाई एप्पल जो वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है? क्या अर्थ जो है वो एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है? क्या एप्पल भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाता है? तो इसका जवाब है हाँ। कितना फोर्स लगाते हैं? तो जितना फोर्स अर्थ एप्पल को पर लगाकर उसे अपनी तरफ खींच रहा है, एप्पल भी उतना ही फोर्स लगाकर अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है? तो यानी कि जितना फोर्स अर्थ एप्पल के ऊपर लगाता है अपनी तरफ खींचने के लिए, उतना ही फोर्स एप्पल भी अर्थ के ऊपर लगा रहा है उसे अपनी तरफ खींचने के लिए। लेकिन होता क्या बच्चों कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और एप्पल का मास बहुत कम है। तो जो फोर्स लगता है, अब कितना फोर्स लग रहा है ये हम लोग अगले लेक्चर में उसका फॉर्मूला फाइंड करेंगे, लेकिन जो भी फोर्स लगता है वो छोटे से एप्पल के लिए सफिशिएंट होता है एप्पल को अर्थ की तरफ मूव कराने के लिए। लेकिन वही फोर्स उस बड़े से अर्थ के ऊपर ना के बराबर होता है, कोई इफेक्ट जो है वो अर्थ के मोशन पे वो नहीं डाल सकता है। ठीक है बच्चों? तो अब एप्पल कितना फोर्स लगा सकता है या अर्थ कितना फोर्स किसी चीज के ऊपर लगा सकता है,
अर्थ आप पर कितना फोर्स लगा रहा है, या सन अर्थ के ऊपर, अर्थ सन के ऊपर, या अर्थ मून के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। इस तरीके की चीजों को जानने के लिए हम लोग अगले लेक्चर का इंतजार करते हैं। यहां तक जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, उस इंट्रोडक्शन को अगर मेरी माने तो अच्छे से लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा, हो सके तो फिर से सुनिएगा, और अच्छे से उसको बीच में पॉज कर करके दोबारा जब आप देखें तो एक अच्छा सा नोट बना लें और उस नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लें। क्लियर है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चैप्टर को अगले चैप्टर से शुरुआत करेंगे, वहां पर हम लोग कल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो बच्चों चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और अच्छे से पढ़िएगा। हो सकेगा तो मौका निकालकर अगले लेक्चर के पहले इस लेक्चर को फिर से देखिएगा, और जितनी भी बातें मैंने कही हैं वो वीडियो को पॉज कर करके एक बार अपने दिमाग में लाकर और अपनी लैंग्वेज में उसको लिखिएगा, लिख कर एक बार पढ़िएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा उसको अच्छे से। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय।